नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों सैनिक पाठशाला में आपको जानकारियां डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलती हैं, इसलिए आप सैनिक पाठशाला को भरोसा करते हैं। चलिए आज के वीडियो की जानकारियों की और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 65, 70 और 75 साल में 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी टीओआर में शामिल है। भारत सरकार ने राज्यसभा में जो अपने आंकड़े रखे हैं, टीओआर के जो जेसीएम के पॉइंट्स रखे हैं, उनमें यह मुद्दा भी शामिल है। तो यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है यह आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि यह मुद्दा आसानी से पे कमीशन में एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि यह मुद्दा राज्यसभा के स्टैंडिंग कमेटी में ऑलरेडी पारित हो चुका मुद्दा है। इसके बारे में आगे पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज और अभी अभी राज्यसभा में वन रैंक वन पेंशन 3 को लेकर के कुछ सवाल हुए हैं। भारत सरकार ने कितना पैसा बांट दिया, कितना अभी बांटने के लिए बचा हुआ है, यानी कि ओआरओपी का एरियर भुगतान के लिए कितना पैसा बचा हुआ है, इस तरीके के सवाल हुए हैं, जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से आज ही संसद के अंदर आया है। दोस्तों वो भी आगे आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पे लेवल 1 को 2 में, 3 को 4 में, 5 को 6 में मर्ज करने का जो एक पॉइंट दिया गया है टीओआर में, उस पॉइंट से क्या कुछ पे लेवल्स को नुकसान भी हो सकता है, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही कुछ 7वें पे कमीशन में भी हुआ था। वो भी आपको बकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा करके समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स बचे हुए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन वीडियोज वो कंटिन्यू देख रहे हैं। तो ऐसे में उन व्यूअर्स को मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए हर एक ठोस और जानकारीदायक जानकारियां आपको सैनिक पाठशाला से ही मिलेंगी। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। साथ ही साथ आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, यानी कि सारे नोटिफिकेशन ऑल को अगर ऑन नहीं किया है तो उसको भी ऑन कर लें, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी, 8वें वेतन आयोग में पे लेवल मर्ज से जिन पे लेवल को नुकसान होगा उनको क्या मिलेगा। 1 से 2 का मर्ज, 3 से 4 का मर्ज, 5 से 6 का मर्ज। देखें भारत सरकार का एक लेटर, जी हां आगे लेटर भी दिखाऊंगा कि कैसे ऐसा पहले भी हुआ है। दोस्तों आप सबको पता है, राज्यसभा में सरकार ने जो जेसीएम के पॉइंट्स रखे हैं, टीओआर के पॉइंट्स, वहां पर पे लेवल मर्ज का मुद्दा है। ये सामने आप राज्यसभा में रखे गए पॉइंट्स देख पा रहे हैं। यहां पर जो ये नीचे वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, जो घ नंबर वाला पॉइंट है, यहां पर भारत सरकार को जो दिया गया है टीओआर का पॉइंट, साफ साफ लिखा हुआ है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अव्यवहार्य वेतन मानों जैसे लेवल 1 का लेवल 2 के साथ और लेवल 3 का लेवल 4 के साथ तथा लेवल 5 का लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार किया जाना चाहिए। पॉइंट साफ है दोस्तों, वहां कहीं भी आगे के 7, 8, 9, 10 लेवल का कोई जिक्र नहीं है, ना ही इसके बीच में जो 4 रह जाता है, 3 का विलय अगर 4 में हो जाता है तो 4 को क्या फायदा होगा, फिर 3 को तो चलिए फायदा होगा, 4 को क्या फायदा होगा। 1 का विलय 2 में हो जाता है तो 2 का क्या फायदा, 5 का विलय अगर 6 में हो जाए तो 6 का क्या फायदा। इस तरीके के सवाल कुछ आए हैं वीडियो में कमेंट के जरिए, और साथ ही साथ कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने भी ये भी कमेंट किया है कि इस तरीके से केवल 1-2 पे लेवल को फायदा नहीं देगी भारत सरकार। भारत सरकार देगी तो सभी पे लेवल को फायदा होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कमेंट में भी लोगों ने कमेंट किया है। लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको 7वां पे कमीशन का एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा। ये सामने आप भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का ही लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि 20 जुलाई 2023 का लेटर है। बहुत सारे सवालों का जवाब देते हुए भारत सरकार ने ये लेटर जारी किया था, और सबसे ऊपर आप जो फिटमेंट फैक्टर के बारे में देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने साफ साफ, रक्षा मंत्रालय ने यह माना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.81 तक दिया गया है। नीचे वाले PB1 को 2.57, PB2 को 2.62, PB3 को 2.67, आगे 2.72, 2.78 और सबसे ऊपर वालों को 2.81 तक का फिटमेंट फैक्टर 7वें पे कमीशन में दिया गया था। यह भारत सरकार ने बकायदा अपने इस लेटर में माना है। रक्षा मंत्रालय ने यह एक्सेप्ट किया है कि जैसे जैसे पीबी ऊपर बढ़ता गया वैसे वैसे फिटमेंट फैक्टर भी ऊपर बढ़ाया गया था। यह एम्प्लॉइज के लिए था, पेंशनर्स के लिए नहीं था। तो ये अगर 7वें पे कमीशन में हुआ है तो 8वें पे कमीशन में भी इस तरीके का
किसी किसी पे लेवल को छोड़ करके भारत सरकार फायदा दे दे या टीओआर में ऐसा पॉइंट कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि हमारा मानना यह है कि अगर पे लेवल में फायदा दिया जाए तो सभी पे लेवल को उसका फायदा मिले, ये मैं भी मांग करता हूं, मैं भी मानता हूं। लेकिन जो पॉइंट उसमें दिख रहा है, जो साफ साफ लिखा हुआ है, 1 को 2 में विलय, 3 को 4 में विलय, 5 को 6 में विलय, उससे तो यही पता चल रहा है कि 1 को, 3 को और 5 को तो फायदा होगा, लेकिन बाकियों को फायदा होगा नहीं होगा ये 8वें पे कमीशन में ही पता चलेगा। आगे इन पॉइंट्स में किस तरीके से पे कमीशन रिकमेंडेशन करेगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। कल वाले वीडियो में मेरा जो अपना पर्सनल नजरिया था वो आपको समझा दिया दोस्तों, वैसा ही होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अभी अभी संसद में भारत सरकार ने ओआरओपी के एरियर के आंकड़े रखे। ओआरओपी 3 में एरियर के लिए अभी तक 1271.74 करोड़ खर्चा हुआ। जी हां दोस्तों, आज ही भारत सरकार से सवाल जवाब हुआ है राज्यसभा में। इस सवाल जवाब का ब्यौरा देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अभी अभी ये एक ब्यौरा सामने रखा है जिसमें ओआरओपी को लेकर के कुछ जानकारी सामने रखी गई है। भारत सरकार से राज्यसभा के अंदर ओआरओपी को लेकर के कुछ सवाल पूछे गए, जो सवाल पूछे डॉक्टर वी शिवादासन जी ने। और ये सवाल थे दोस्तों, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के अंतर्गत सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है? उसके बाद विगत 3 वर्षों के दौरान ओआरओपी योजना के बकाया भुगतान के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित और व्यय की गई? और तीसरा सवाल, पूर्व सैन्य कर्मियों को भुगतान हेतु लंबित बकाया राशि कितनी है? अब इसका जवाब देते हुए भारत सरकार की तरफ से रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने जवाब दिया है, जिसमें पहले सवाल का जवाब दिया है ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 के अंतर्गत रक्षा बल कर्मियों के सभी पात्र लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि पेंशन के संशोधन और उसकी बकाया राशि का भुगतान 25.20 लाख पात्र पेंशन भोगियों को ओआरओपी 3 के तहत किया जा चुका है। यहां पर सरकार ने ओआरओपी 3 में कितने लाभार्थी हैं उनकी संख्या को सामने रखा है, यानी कि ओआरओपी के 3rd रिवीजन में 25,20,000 पेंशनर्स को ही फायदा हुआ है। उसके अलावा जितने पेंशनर छूट गए वो पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी या तो रिजर्विस्ट पेंशनर या तो 2014 जुलाई के बाद के प्रीमेच्योर रिटायरीज होंगे, जिस वजह से उनको पेंशन में ओआरओपी से फायदा नहीं हुआ। ये साफ होता है। अगला जवाब दिया है ओआरओपी के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई पृथक बजट शीर्ष आवंटित नहीं किया गया है। तथापि ओआरओपी 2 के अंतर्गत मार्च 2024 तक बकाया राशि के रूप में 16,925.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और ओआरओपी 3 के अंतर्गत 18 जुलाई 2025 तक 1,271.74 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। यहां पर सरकार ने यह भी आंकड़े रखे कि ओआरओपी का जो 3rd रिवीजन है उसके एरियर का भुगतान के लिए अभी तक सरकार ने 1271.74 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। अगला तीसरा सवाल था दोस्तों, तीसरा सवाल यह था कि पूर्व सैनिक कर्मियों को भुगतान हेतु लंबित बकाया राशि कितनी है, यानी कि अभी कितने पेंशनर बचे हैं या कितना राशि बचा है जो भुगतान होना है, जिसका जवाब दिया है भुगतान के लिए लंबित बकाया राशि परिवर्ती है, यानी कि डायनामिक होती है और भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के संशोधन के अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर संवितरण एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि दोस्तों अभी भी क्लियर नहीं है कि कितने पेंशनर ओआरओपी 3 का रिवीजन होने के लिए बचे हुए हैं। यहां बताया गया है, क्लियर नहीं बताया गया है। साफ साफ सवाल किया गया था कि कितना राशि अभी बंटवारा होना है, जिसका जवाब इस तरीके से दिया गया है, जैसे जैसे संशोधन होता रहेगा, जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होती रहेगी, किसको नहीं मिला उनको दोबारा शायद देने के लिए इस तरीके का जवाब दिया है। इसका मतलब है 100% ओआरओपी 3 का एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि इसका मतलब यह है कि अभी भी ओआरओपी 3 में भुगतान के लिए पेंशनर्स बचे हुए हैं, खास करके जो नेपाल के पेंशनर्स हैं या जिन पेंशनर्स का रिवीजन हुआ नहीं और उनको पता ही नहीं चल पा रहा है, जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, उस तरीके के पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं, या सीपीपीसी से या कहीं और ट्रेजरी वगैरह से पेंशन ले रहे हैं, उस तरीके के पेंशनर्स का रिवीजन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे किसी पेंशनर्स को आप अगर जानते हैं उनको ओआरओपी 3 नहीं मिला है तो आप भी जरूर मदद कीजिएगा। चलिए अब महत्वपूर्ण जानकारी, क्यों 65, 70 और 75 साल में 5, 10 और 15% पेंशन बेहद जरूरी है, और यह मुद्दा टीओआर में भी उठ चुका है।
ये सामने आप भारत सरकार का राज्यसभा में दिया गया सवाल जवाब का ब्यौरा आप देख पा रहे हैं, जिसमें आगे अगर पॉइंट देखेंगे दोस्तों तो इन पॉइंट्स में से जो झ नंबर का पॉइंट है इसमें साफ साफ है कि प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात पेंशन में वृद्धि हेतु संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट के तौर पर टीओआर में सम्मिलित किया गया है। तो क्या है इसका मतलब, क्योंकि ये पॉइंट राज्यसभा में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने पारित कर दी थी, जिसके बारे में टीओआर के पॉइंट में भी लिखा हुआ है, आपने देखा अभी। तो चलिए उसको समझाऊंगा, आगे डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। 8 सीपीसी में क्यों अहम है 65, 70 और 75 की उम्र में 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी की मांग। ये मांग राज्यसभा समिति से ऑलरेडी पास है। जी हां दोस्तों, ऑलरेडी पास है। आगे मैं आपको चलिए डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, उसको देखते हैं। उसके बाद खास करके डिफेंस पेंशनर के लिए, डिफेंस के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अलग आंकड़ों के साथ भी बताऊंगा। चलिए पहले राज्यसभा का जो रिपोर्ट है वो देखते हैं। दोस्तों, भारत के पार्लियामेंट के राज्यसभा का 120 नंबर ये रिपोर्ट है। 8वां पे कमीशन में 65, 70 और 75 साल में 5, 10 और 15% पेंशन की बढ़ोतरी के मुद्दे को क्यों जोर शोर से टीओआर में रखा गया है, उसके बारे में आपको इस रिपोर्ट से क्लैरिफाई होगा। जैसे आपने अभी देखा टीओआर में यह बताया गया कि राज्यसभा के जो रिकमेंडेशन के हिसाब से इस पॉइंट को लागू किया जाए, तो राज्यसभा का वही रिकमेंडेशन की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा ने ऑलरेडी, राज्यसभा का स्टैंडिंग कमेटी ने ऑलरेडी ये चीज रिकमेंड कर दिया था कि 65, 70 और 75 साल में जो है पेंशन की बढ़ोतरी 5, 10 और 15% किया जाए। तो आगे उसको वित्त मंत्रालय ने क्या किया उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा, यहां पर मैं आपको ये जो पैराग्राफ नंबर 2.26 है वहां पर आपको देखने को मिलेगा पूरा डिटेल्स, इसका पूरा बैकग्राउंड दिया गया है। लेकिन मूल बात यहां से है, द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट द गवर्नमेंट शुड सिंपैथेटिकली कंसीडर द डिमांड ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन फॉर 5% एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 years, 10% on 70 years, 15% on 75 years and 20% on 80 years to the pensioners। ये ऑलरेडी है दोस्तों, 20% पेंशन 80 साल पूरा होने पर ऑलरेडी है। लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यही रिकमेंड किया था कि 5%, 10%, 15% पेंशन 65, 70, 75 साल में किया जाए, बढ़ोतरी दिया जाए, एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए और ये सिंपैथेटिकली कंसीडर करे भारत सरकार, ये लिखा था जो रिकमेंडेशन में। द कमिटी रिकमेंड्स DOPPW to pursue vigorously with the finance ministry and apprise the committee of the outcome। यानी कि DOPPW को ये मैटर उठाने के लिए, इस मैटर के ऊपर काम करने के लिए इस कमेटी ने जो है दायित्व दिया था। इसके बाद बहुत सारा ये मैटर जो है अलग अलग विभागों में जाता है, वित्त मंत्रालय में जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में जाता है, घूम घाम करके इसका आखिर में क्या जो है आउटकम निकला था वो मैं आपको समझा देता हूं। वो आखिर का पैराग्राफ में आपको पता चलेगा। ये देखिए यहां पर 2.33 नंबर जो पैराग्राफ है यहां पर साफ साफ लिखा गया है, हाउएवर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड देयर आईडी नोट डेटेड 1 जून 2022 हैज स्टेटेड दैट the proposal has been examined in the department and in line with the views offered by the budget division of DEA considering the fiscal perspective of the government, the proposal is not agreed to। यानी कि दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि सरकार का जो वित्तीय जो हालत है, फिस्कल जो पर्सपेक्टिव है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रपोजल को एग्री नहीं किया जाता है, इसको ठुकराया जाता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। दिस हैज द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। उस समय में 2022 की बात हो रही है, कोरोना काल का लगभग आसपास का समय था। तो उस समय में क्योंकि वित्तीय बोझ ज्यादा था सरकार के ऊपर, ठीक है मानते हैं, लेकिन अब दोबारा ये मुद्दा 8वां पे कमीशन में टीओआर के रूप पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा के स्टैंडिंग कमेटी द्वारा रिकमेंडेड मुद्दा होने की वजह से 8वें पे कमीशन में 5, 10, 15% पेंशन की बढ़ोतरी 65, 70 और 75 साल में एक अहम मुद्दा है और एक जस्टिफाइड मुद्दा है, एक जायज मुद्दा है। दोस्तों आप सबने राज्यसभा का रिपोर्ट तो देख लिया। अब देखिए मेजर जनरल सतवीर सिंह, जिन्होंने आज से लगभग 2-2.5 साल पहले एक ट्वीट किया था, ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन मैन पावर एनालिसिस IARM ड्यूरिंग 5th CPC
assessed life expectancy of civilian servants as 77 years, then of railway servants as 78 years. No such study conducted for defense persons since generally believed soldiers live long than civilians. अब देखिए अगला ट्वीट में क्या है, however not only soldier retire early, they also die early. यानी कि सोल्जर्स जो जवान हैं वो जल्दी रिटायर ही नहीं होते हैं, उनकी मृत्यु भी जल्दी होती है, ये इसमें कहा गया। आगे बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सोल्जर्स एनालाइज्ड बाय सर्विस हेडक्वार्टर्स विद द सेम फैक्टर्स रिवील्ड, यानी कि जो जवान हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनका जीवन काल कितना है, उन्हीं फैक्टर्स को लेकर के सर्विस हेडक्वार्टर्स ने क्या एनालाइज किया है। ये बड़ी बात है, अगर सर्विस हेडक्वार्टर में ऐसा एनालाइज हुआ है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और निकला क्या है उस एनालिसिस से, एवरेज एज एट व्हिच वेटरन डाई आर सिपाही टू हवलदार 59 to 64 ईयर्स, यानी कि सिपाही से लेके हवलदार यानी कि अदर रैंक्स की बात हो रही है। अदर रैंक्स आफ्टर रिटायरमेंट कितनी उम्र तक जीवित रहते हैं, इनका कहना है, ये कोई स्टडी भी हुआ है, एनालिसिस भी हुआ है, उनका कहना है, उनका मानना है। तो देखिए अब इससे क्या पता चलता है कि एक जवान जो है 59 से 64 साल तक ही जीवित रहता है। और अगला उन्होंने क्या कहा है कि जेसीओज कितना जीवित रहते हैं, ये आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, वो जीवित रहते हैं 67 ईयर्स तक। और एक अधिकारी ऑफिसर जो फौजी ऑफिसर है वो जीवित रहता है 72.5 साल तक। ये कोई इंटरनल स्टडी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, सर्विस हेडक्वार्टर का एनालिसिस की यहां बात हो रही है। और सिविलियंस का 77 साल और रेलवे का 78 साल एवरेज औसतन उम्र। तो आप देखिए अगर जवान केवल 59 से 64 साल जीता है, जेसीओ केवल 67 साल जीता है और अफसर केवल 72.5 साल जीता है, तो सिविल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बहुत कम है। तो इस लिहाज से भी 8वें पे कमीशन में जो एडिशनल पेंशन का मुद्दा है 65, 70, 75 साल में 5, 10 और 15% खास करके एक्स सर्विसमैन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और बेहद ही जस्टिफाइड मुद्दा है दोस्तों। इसीलिए हम आशा करते हैं कि 8वें पे कमीशन में यह मुद्दा टीओआर में रहेगा और पे कमीशन इसके ऊपर अपना रिकमेंडेशन भी जरूर करेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।